हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार नई वीडियो में स्वागत है। और न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जो है 23 जून को नई विज्ञप्ति जारी की है। और इस विज्ञप्ति में बताया है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको तक स्कॉलरशिप पहुंचने का जो प्रोसेस है वो पहले की तुलना में अभी किस तरह से बेहतर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोगों को टाइम पता होता नहीं था, बहुत लोगों की जो है स्कॉलरशिप डिले हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है उसने इस विज्ञप्ति के थ्रू बताया है कि किस तरह से स्कॉलरशिप आएगी, कितने टाइम में आएगी। वो सब मैं आज जो 14 पॉइंट इन्होंने इस विज्ञप्ति में बताया है वो आज मैं आप सबको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इन पॉइंट्स के ऊपर। जो 14 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं इसमें जो है कुछ पॉइंट्स जो हमारे को पहले से पता है और कुछ पॉइंट्स जो कि नए हैं, उन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो नई स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे पूरा देखिएगा। मैं पूरा जो है शॉर्ट में आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। जो पॉइंट में जो बताया गया है सरकार द्वारा वो ये बताया गया है कि आपका जो कॉलेज है या विद्यालय है वहाँ से फीस का विवरण ले लिया जाएगा विभाग द्वारा। और आपकी जो फीस रसीद है उन दोनों में जो भी कम होगा, मान लीजिए आपका कॉलेज है जो 60,000 फीस बताता है और आपकी जो रसीद है उसमें अगर 54,000 ही आपने जमा कराई है तो उसमें से जो है 54,000 ही आपको मिलेगी। या फिर आपके द्वारा जो रसीद है वो 63,000 की और कॉलेज की फीस है 60,000, तो आपको 60,000 ही मिलेंगे। ऐसा जो है ये विवरण या फिर ये जो नया जो इन्होंने नियम निकाला है, ऐसा इसमें 22-23 की जो स्कॉलरशिप है उसमें किया जाएगा। रसीद को जो है एडिट करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो कम है, तो ये जो एडिटिंग की जो प्रक्रिया होगी ना, ये आपको इसके लिए कॉलेज से ही संपर्क करना होगा कि कॉलेज ही बाद में उसको एडिट कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। आपको जो रसीद दी गई है आपको वो लगानी है, और अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो वो आपके कॉलेज या स्कूल द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट के बारे में आप सभी को पता है, जो 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो एक लिमिट टाइम के बाद में ऑटो वेरीफाइड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में उसी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि ये जो है ऑटो वेरीफाई हो जाएगी, कोई सी भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं रखे गए। तीसरे पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर कोई जो आपने रसीद लगाई है उसमें कोई कमी है आपको लगती है तो आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, वो कॉलेज द्वारा ही जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि मतलब आपको अगर संशोधन करना है तो अपने कॉलेज से संपर्क करें कि किस तरह से वो संशोधन कर सकते हैं इसमें। और जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वो कहता है कि जैसा कि ये पहले भी था, अगर हम नई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, नई या रिन्यू करते हैं पुरानी एप्लीकेशन को भी, तो जो फर्स्ट टाइम होता है, जो सबसे पहला जो काम करना होता है वो हमें यही करना होता है कि हम बायोमेट्रिक या अपने आधार का वेरिफिकेशन करवाते हैं। और आधार के वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि वो आधार वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपको डीबीटी के थ्रू स्कॉलरशिप मिल सके। फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पर पांचवा बिंदु है, उसमें बताया गया है कि दोस्तों कोई अगर आप अप्लाई करते हैं तो विभाग द्वारा है विद्यालय या कॉलेज को बार बार चेतावनी दी जाएगी कि 7 दिनों के भीतर किसी एप्लीकेशन को उन तक पहुंचाया जाए। 7 दिनों के टाइम अंतराल में जो है विभाग द्वारा कॉलेज को बोला जाएगा कि अभी तक आपके पास जो भी एप्लीकेशन आई है वो हमारे पास स्थानांतरण कर दीजिए। और अगर विभाग द्वारा या कॉलेज द्वारा कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हमें 30 दिन का टाइम मिलता है। जैसा कि ये पहले भी था, 30 दिन के टाइम में हम उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक जो है अच्छी बात यहाँ पर ये की गई है विभाग द्वारा कि 7 दिनों का टाइम है जो लिमिट कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन आपकी जो है आगे पहुंच जाएगी विभाग के पास, जो स्कूल में या कॉलेज में जो है पेंडिंग नहीं रहेगी। और सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया है ऐसे स्टूडेंट्स जो गैप लेते हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए स्कूल से कॉलेज के बीच में गैप लेते हैं, पढ़ाई का किसी वजह से उनके गैप आ जाता है, तो उनको जो है किसी भी तरह का यहाँ पर गैप का सर्टिफिकेट जमा कराने या अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने 6 पॉइंट में बताया गया है। अगर हम बात कर तो 7th पॉइंट में ये तो सेम पॉइंट है जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है अपना कोर्स छोड़ देता है तो उसको
दोबारा स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। और अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो बैचलर या ग्रेजुएशन के ही डबल कोर्स करता है, एक मान लो उसने एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद वो दोबारा ग्रेजुएशन करता है सेम लेवल का, अगर वो बैचलर्स के ही कोर्स के बराबर दूसरा वो कोर्स करता है, जैसे उसने एक बार बीए कर लिया और अगर वो दोबारा करता है बीएससी या बीटेक, तो उसे स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो इसका आठवां पॉइंट है उसमें बताया गया है कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि कोई कोर्स को आधा छोड़ देता है और वो नया कोर्स ज्वाइन करना चाहता है और आधा छोड़ने के टाइम के बीच में उसको जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो नए कोर्स की स्कॉलरशिप तभी ले सकता है जब उसको वो जो मिली हुई जो स्कॉलरशिप है वो उसे विभाग को वापस दे सके। अगर वो विभाग को वापस देता नहीं है, उसके जो पैसे जो उसको मिले हैं विभाग से, क्योंकि उसने कोर्स तो छोड़ दिया, अब उसने पैसे किस बात के लिए, कोर्स छोड़ना उसकी गलती थी, ये विभाग की कोई गलती नहीं थी। अगर वो विभाग को पैसे वापस दे देता है तो वो नए जो कोर्स उसने अप्लाई किया है उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वरना वो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 9th पॉइंट की हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट जो राजस्थान से बाहर किसी इंस्टीट्यूट में संस्थान में जो है एडमिशन लेता है तो वो ले सकता है और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब जो विभाग है राज्य स्तर पर उसका प्रमाणीकरण करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा उस इंस्टीट्यूट का कि अगर ये उसके दायरे में आता है तो ही वो जो है इसका पात्र होगा, अन्यथा उसे छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट में बताया गया है कि छात्र या तो विद्यालय द्वारा या कॉलेज द्वारा अप्लाई कर सकता है या अपने मोबाइल के थ्रू भी जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों जो 11th पॉइंट है ना, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि मान लीजिए किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटो वेरीफाई नहीं होती है, तो जो वेरीफायर है उसके द्वारा जो आपकी जो भी एप्लीकेशन है ना उसे वेरीफाई किया जाएगा और इसकी जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ 10 दिन है। और वेरीफायर के 10 दिन अगर वो 10 दिन में जांच कर देता है तो इसके बाद में जो जिला अधिकारी जो डीएलओ है उसके पास से जो स्कॉलरशिप है वेरीफाई करने के लिए केवल 4 दिन है, मतलब कि 10 और 14 दिनों में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो वेरीफाई हो जाएगी। जो 12 पॉइंट है उसमें दोस्तों इसमें एक फ्रीशिप कार्ड के बारे में बताया गया है। ये नई स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बताई गई है, फ्रीशिप कार्ड, और इसके बारे में डिटेल से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि मैं इसके साथ ही अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसे देखना ना भूलें। फ्रीशिप कार्ड दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है स्कीम है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार किसी चीज़ के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। और 13th पॉइंट जो है इसका 13वां बिंदु वो तो यही कहता है, जैसा कि पहले भी है, कि जो विभाग है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि आपकी अटेंडेंस कॉलेज में लास्ट ईयर में और उसका स्कोर कितना था। इस बात का जो है ये जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि आपका जो पिछला प्रदर्शन है पिछले वर्ष में आपके कॉलेज में या विद्यालय में जो है अच्छा रहा, आपकी अटेंडेंस भी अच्छी रही हो। और 14th पॉइंट में बताया गया है कि जो निर्धनतम जिनकी जो पारिवारिक आय है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी पारिवारिक आय निम्नतम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी स्कॉलरशिप के लिए, मतलब उनकी स्कॉलरशिप पहले आएगी। और मतलब जिनकी सबसे कम है पारिवारिक आय उनकी पहले, जिनकी ज़्यादा है उनकी बाद में, ऐसा जो है क्रम दिया गया है। और जो आप सभी को पता है कि 22-23 के लिए जो आवेदन है वो 1 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रीशिप कार्ड के बारे में भी जान लेना, जो कि मेरी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।